हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। आज हमें पढ़ना है लेट सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस, है ना। 15 से 20 साल में लगभग ये डेवलप होते हैं, दोनों तरह के, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के अंदर। ठीक है, इसमें से जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, जो ऑर्गन्स आपको दिख रहे हैं, वो किडनी है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हम पढ़ेंगे, एथीरोस्क्लेरोसिस है ना, ब्लड वेजल्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो डिसऑर्डर है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, ब्रेन है, ब्रेन में भी स्ट्रोक हो सकता है, वो सारी चीजें हमें पढ़ना है, वो कि ब्लड वेजल से रिलेटेड ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एथीरोस्क्लेरोसिस की बात करें तो एथीरोस्क्लेरोसिस में जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों में होता है ना। दोनों ही एथीरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं। अब एथीरोस्क्लेरोसिस से तो एजिंग के साथ बढ़ता ही रहता है। एथीरोस्क्लेरोसिस देखो, हमेशा ध्यान रखना, एथीरोस्क्लेरोसिस कहीं भी आएगा ना तो इसका मतलब होता है कि जो ब्लड वेजल्स की हार्डनिंग होती है। ठीक है, मतलब एथीरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है, स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग। तो आज के लेक्चर में कई बार ये जो वर्ड है ना ये आएगा, तो हमें ध्यान रखना है उसके आगे क्या लिखा है। एथीरोस्क्लेरोसिस मतलब एथीरोमा, एथीरोमा के कारण स्क्लेरोसिस हो रही है, हार्डनिंग हो रही है ब्लड वेजल्स की। ब्लड वेजल्स की हार्डनिंग ऑन एजिंग के साथ भी होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ब्लड वेजल्स है वो थोड़ी सी थिक होती जाती है। ठीक है, लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज अगर पर्सन को है तो एथीरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस है वो एक्सेलरेट होगी, जल्दी जल्दी बढ़ेगी। जो चीज हमें 20 साल 25 साल में होना है वो 5 से 10 साल में होने लगेगा। ठीक है, इसके पॉसिबल कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स क्या क्या होंगे। हाइपरलिपिडेमिया है, हाइपरलिपिडेमिया होगा। ठीक है, लिपिड जो है वो लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है पेशेंट की। रिड्यूस्ड एचडीएल, जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और फिर बैड कोलेस्ट्रॉल का होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, ये बैड होता है, ये बॉडी के अंदर ज्यादा है ना। नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन में कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या होता है उसमें। जो ग्लूकोज है, हाइपरग्लाइसेमिया के कारण ग्लूकोज ब्लड में पूरे टाइम प्रेजेंट होता है, तो वो कुछ सर्टेन जो प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ, जो उनके जो फ्री अमीनो एसिड्स होते हैं उनके साथ नॉन एंजाइमेटिक बॉन्ड बना लेता है, और टाइम के साथ में वो स्टेबल होते जाते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन में जमते जाते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड वेजल्स की थिकनिंग होने लगेगी, लेंस में क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाएंगे, तो ये तमाम ऑर्गन्स में जा करके वो एक्यूमुलेट होता है, एजीई बोलते हैं जिनको, और वहां पे अपनी पैथोलॉजी करवाते हैं ना, सर्टेन केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस वो वहां पे इंड्यूस करवाते हैं। ठीक है, इंक्रीज्ड प्लेटलेट एडिसिवनेस, एथेरोस्क्लेरोसिस की जो प्रोसेस है वो डायबिटीज के कारण ये होता है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका एडहेसिव नेचर बढ़ जाता है ना। एडहेसिव नेचर कैसे बढ़ेगा, ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे कहीं भी ग्लूकोज के कारण, ग्लूकोज के साथ हमने पढ़ा था रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनेंगी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होंगी तो यहाँ पे इंजरी वो करवाएंगे, इंजरी करवाएंगे तो प्लेटलेट्स जा करके यहाँ पे अटैच होने लगेंगे। ठीक है, ब्लीडिंग होगी तो फटाक से एक्टिवेशन होगा, वॉन विलिवेंट फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे और तमाम जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस होती है, धीरे धीरे प्लेटलेट एडिसिव नेचर बढ़ जाता है। ओबेसिटी एक है ही उसका एक जो है कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। एसोसिएटेड हाइपरटेंशन इन डायबिटीज, अगर हाइपरटेंशन भी है साथ में तो भी दिक्कत है। हाइपरटेंशन से क्या होगा, टर्बुलेंस, ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, यानी कि ब्लड बहुत जल्दी जल्दी फ्लो करेगा, बहुत जल्दी जल्दी फ्लो करेगा तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो पाइप है उसमें अगर है, सिंपल सा एक पाइप है और उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड आ रहा है तो उस पाइप के फटने के चांसेस या फिर उस पाइप के वीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा उसमें प्रेशर लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इंजरी होगी। तो ये चीज है। इल इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, तो इल इफेक्ट्स के लिए हमें देखना है इल इफेक्ट्स के क्या क्या होंगे। तो अर्ली ऑनसेट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जल्दी आने लगेगी। क्या होगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैसे, हार्डनिंग ऑफ द कोरोनरी ब्लड वेजल्स, ये एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण फैट डिपॉजिशन हुआ, एरिडोमा बना और ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया। ठीक है, इश्केमिक हार्ट डिजीज होने लगेगी। एक इन्होंने बोला है साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डायबिटिक पेशेंट्स में अगर हार्ट अटैक आता है तो वो जो हमने बोला ना एंजाइना होता है कि हार्ट अटैक लेफ्ट साइड में, लेफ्ट जॉ, लेफ्ट आर्म तक वो फैलता है, रेडिएट होता है, वो हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता बताते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है, आगे हम पढ़ेंगे डायबिटिक पेशेंट में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है।
मतलब जो नर्व्स हैं वो वीक हो जाती है, वो कंडक्शन कर नहीं पाती। ठीक है, कि जब कंडक्शन निसोएंशियल इंजरी अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो जब उनका नर्व कंडक्शन वीक होगा तो पेन का सेंसेशन कैसे होगा? जब हार्ट के अंदर कोई दिक्कत है तो वो पेरिफेरल नर्व्स जो रहती है डायफ्राम के अलोंग और ये सब, वो पेन का सेंसेशन करवा ही नहीं पाएंगे, तो जो हार्ट अटैक आएगा, इन्फाक्शन होगा, वो बड़ा साइलेंट होगा, चुपचाप से हार्ट अटैक, साइलेंट है ना, हार्ट अटैक से डेथ होगी, कोई साइंस नहीं आएंगे, बस घबराहट घबराहट होकर के दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हार्ट अटैक हो जाएगा। सेरेब्रल स्ट्रोक होगा। अब वो ये सेरेब्रल स्ट्रोक कैसे होगा? यही जो एरिदोमा बना है ब्लड वेजल के अंदर, कोई भी ब्लड वेजल के अंदर ये जो जमा है, ये फट से अगर एम्बोलाई बन के टूटा इससे, और ये जाके ब्लड में, ब्रेन में जाकर के कहीं कोई भी जो आर्टरी है उसकी, सेरेब्रल वेन्स है, सेरेब्रल आर्टरी है, वहां पे जाके ब्लॉक हो गया तो स्ट्रोक आ जाएगा। ठीक है। गैंग्रीन ऑफ द टोज एंड फीट, गैंग्रीन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज इज 100 टाइम्स मोर कॉमन इन डायबिटीज देन इन नॉन डायबिटिक्स। नॉन डायबिटिक्स के कंपैरिजन में जो लोअर एक्सट्रीमिटीज का गैंग्रीन होता है वो डायबिटिक पेशेंट में 100 टाइम्स चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? हमारा, आपको एक फोटो दिखाते हैं। ये आपका आर्म है और लेग है, और इसमें जो ब्लड वेजल्स हैं, अब हमने एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण ये नैरो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ब्लड सप्लाई जो है आर्टरी की, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इधर पे ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे सारी पैथोलॉजी स्टार्ट होने लगेगी, गैंग्रीन होने लगेगा, ओवर द टाइम ऑक्सीजन कम होगा, फिर जो नर्व्स हैं उनका सेंसेशन कम होने लगेगा, और धीरे धीरे ये जो ऑक्सीजन के कारण टिश्यू जो है वो डेड होने लगेगा। ठीक है, टिश्यू डेथ हो जाएगी, तो यही रीजन है इसका गैंग्रीन का। अब यहाँ पे हमने बोला गैंग्रीन के बारे में। अब उसी का रीजन यहाँ पे है, अगर यहाँ पे कोई इंजरी होगी तो ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई डिक्रीज है, तो वो उसकी स्लो हीलिंग होगी। ठीक है, तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये जो एक है, ये क्लिनिक्स का फोटो है। अब ये देखो, यही होता है फाइनिक्स पोस्टिंग्स जाने में, क्लिनिकल पोस्टिंग का फोटो है ये हमारा। डायबिटिक फुट इसको बोला गया, इसकी डायग्नोसिस डायबिटिक फुट थी, डायबिटीज था पेशेंट को, और कुछ इंजरी हुई। कहानी हमेशा डायबिटिक फुट की, जब आप जो लगे ना कि एक कांटा चुभा था, कांटा लगा बोलेगा वो पेशेंट, और वो फिर वो सही नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, हम इंतजार करते रहे, फिर वो यहाँ से फैलते हुए इधर से, देखो यहाँ पे कांटा लगा, और वो यहाँ से पूरा इधर पे बन गया। ठीक है, क्योंकि ब्लड सप्लाई पुअर है, कोई ऑक्सीजन हीलिंग नहीं हो पा रही है, जो न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो धीरे धीरे वो नॉन हीलिंग अल्सर बन जाएगा, हीलिंग नहीं होगा बहुत लंबे टाइम तक, और ये इतना सारा डिब्राइमेंट और ये सब होने लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला जो चीज है वो पढ़ना है डायबिटिक माइक्रो एंजियोपैथी। डायबिटिक माइक्रो एंजियोपैथी का क्या मतलब है? मतलब माइक्रो एंजियोपैथी नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? माइक्रो छोटी छोटी ब्लड वेजल्स है, और एंजियोपैथी, एंजियो मतलब ब्लड वेजल्स, और पैथी मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी कि छोटी स्मॉल ब्लड वेजल्स में दिक्कत हो रही है। तो स्मॉल ब्लड वेजल्स में क्या दिक्कत हो रही है? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग हो रही है ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। कहाँ कहाँ पे? स्किन की हो रही है, स्किन की इन्वॉल्व हो रही है, स्केलेटल मसल की इन्वॉल्व हो रही है, आईज की इन्वॉल्व हो रही है, और किडनी की इन्वॉल्व हो रही है। तो क्या क्या होगा? कुछ नॉन वस्कुलर स्ट्रक्चर्स एंड टिश्यूज है जहां पर भी ये दिक्कत हो सकती है, पेरिफेरल नर्व्स में, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स में, वोमेन्स कैप्सूल में ये दिक्कत हो सकती है, जो डिपॉजिट है, थिकनिंग होने लगेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन का थिकनिंग होगा। कैसे होगा? तो हमने पढ़ा था ग्लाइकोसाइलेशन, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन के कारण। यही लिखा हुआ है, ड्यू टू रिकरेंट हाइपरग्लाइसीमिया दैट कॉजेज इंक्रीज्ड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड अदर प्रोटीन्स। कोलेजन हो गया है ना, ब्लड वेजल्स के अंदर कोलेजन हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन मटेरियल जो है वो उसके साथ ग्लूकोज जुड़ेगा और थिकनिंग होने लगेगी। एडवांस्ड, यहाँ पर भी वही है, एजीई, एडवांस्ड ग्लाइकोशन, एडवांस्ड ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो, मैंने कहीं बार आपको ग्लाइकेटेड वर्ड लिया है, और कहीं पर मैंने ग्लाइकोसाइलेटेड वर्ड लिया है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर वर्ड्स हैं। ठीक है, ग्लाइकेटेड और ग्लाइकोसाइलेटेड, हीमोग्लोबिन जब मैंने बोला था तो ये बराबर वर्ड है ना। ग्लाइकोसाइलेशन भी हो सकता है, ग्लाइकेशन भी हो सकता है, तो समझ लेना। ठीक है, तो कोलेजन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाएगी, इसके कारण आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो नॉर्मल ल्यूमन होता है वो इतना ज्यादा होगा, और वो जो डिक्रीज होकर के ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
ये थिकनिंग हो गई आपकी, हाइलिन एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं इसको, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आए समझ में, कोई डाउट तो नहीं? डाउट हुआ करे ना तो फट से आपको कमेंट में बता देना है, या फिर मैड एडिक्ट इंस्टाग्राम का चैनल है, वहां पे आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो गए, एज डिपोजिशन बाय ब्लड वेजल्स डैमेज, लीकेज मैंने बताया। फिर मोर बेसमेंट प्रोटीन डिपोजिशन होता है, डैमेज होगा तो और ज्यादा प्रोटीन डिपोजिशन होगा, थिकनिंग होगी, हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। जो एडवांस्ड ग्लाइकोसाइलेशन प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टेबल हो जाए विद द टाइम, ठीक है, तो हाइलिन बना लेगा। फिर नैरोइंग होगी, इश्चेमिया होगा, ब्लड वेजल्स और ऑर्गन डैमेज होने लगेगा, ठीक है। ये चीज है, इसकी आप स्लाइड भी देखोगे हिस्टो में, ध्यान रखना, या तो आपने देखी होगी। तो इसके बारे में पैथोलॉजी में अगर आप, हाँ पैथोलॉजी में देखोगे, अभी तो आपने फर्स्ट ईयर में तो हिस्टोलॉजी में नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ी है, नॉर्मल आपने हिस्टोलॉजी देखी है, अब आप पैथोलॉजिक चीजें देखोगे। पैथोलॉजिक जो हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का तुम्हें देखेगा ऐसे ही मिलेगा, ब्लड वेजल्स जो रहेंगी, पहले ल्यूमन छोटा रहेगा, ओवर द टाइम थिकनिंग होने लगेगी उसमें, ठीक है। आगे बढ़े, चल। डायबिटिक नेफ्रोपैथी की बात करें तो नेफ्रो मतलब होता है किडनी से रिलेटेड, नेफ्रॉन्स जो है, ठीक है, वहां पे आएगी तो वहां की कोई दिक्कत है, कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है बहुत, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन डायबिटीज मतलब किडनी फेलियर, रीनल फेलियर, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट्स में रीनल फेलियर से बहुत ज्यादा डेथ होती है, लीडिंग कॉज होता है, सबसे ज्यादा डेथ रीनल फेलियर के कारण होती है। 4 टाइप्स ऑफ लीजन्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से लीजन्स होते हैं? तो ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस का क्या मतलब होता है? स्क्लेरोसिस मैंने बोला था हार्डनिंग होती है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस मतलब जो ग्लोमेरुलस वो हमारा रहता है, देखा हुआ है, यहाँ पे आओगे तो ये ग्लोमेरुलस है ना, जो पूरा स्ट्रक्चर नहीं बता रहे हैं, इसका हार्डनिंग, अगर ये हार्ड हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। डिफ्यूज एंड नोडुलर लीजन्स हमें मिलेंगे ऑफ द ग्लोमेरुलस्क्लेरोसिस के, डिफ्यूज मिलेगा मतलब पूरे में हो, और नोड्यूल मिलेगा कुछ नोड्यूल्स मिलेंगे। दूसरा है वस्कुलर लीजन्स मिलेंगे, वस्कुलर मतलब ब्लड वेजल से रिलेटेड, समझ जाओ। और हाइलिन आर्टीरियोलो स्क्लेरोसिस ऑफ अफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल्स एंड रिदोमा ऑफ रीनल आर्टरीज। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर आओ, ये वाला जो मैंने बोला था, अफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल्स जो होंगे, इनका हाइलिन आर्टीरियोलो स्क्लेरोसिस हो जाएगा, मतलब हाइलिन के कारण इनकी हार्डनिंग हो जाएगी, तो इनका प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किडनी में जब प्रेशर बढ़ेगा तो दिक्कत होने लगेगी। और दूसरा इन्होंने बोला था एरिदोमा ऑफ रीनल आर्टरीज। कहाँ पे है रीनल आर्टरीज? तो ये देखो, ये डायग्राम में रीनल आर्टरीज आपको दिख रही है, तो इनका एरिदोमा हो जाएगा, तो ये इनका भी कंस्ट्रक्शन ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। सारी दिक्कतें, ब्लड सप्लाई कम होगा तो काफी चीजें हो जाएंगी। अब ब्लड सप्लाई कम होगा किडनी में तो पता है क्या होगा, रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो वहां पे जो जेजी सेल्स होते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, वो एक्टिवेट होंगे प्रेशर डिक्रीज होने के कारण, तो रास को एक्टिवेट करेंगे और रास से फिर हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो वही है, किडनी से है जो डायबिटिक डिजीज होती है, वो हाइपरटेंशन को प्रोड्यूस करती है, और हाइपरटेंशन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस डायबिटीज को प्रमोट करते हैं, तो ये दोनों वाइस वर्सा का चलता है, ठीक है। वापस आ जाओ, एरिदोमा हो गया, वास्कुलर रीजन, फिर डायबिटिक पाइलोनेफ्राइटिस एंड नेक्रोटाइजिंग रीनल पेपिलाइटिस, ये कैसे हो रहा है इसको भी समझना है। देखो हमेशा ध्यान रखो, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनका एक एक मीनिंग छुपा हुआ होता है। मैंने बताया ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस से क्या हो रहा है, हार्डनिंग हो रही है, क्यों हो रहा है, हाइलैंड डिपोजिशन हो रहा है, हमने पता है एंड एज बनते हैं, ठीक है, एडवांस्ड ग्लाइकोसाइलेटेड एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उनके कारण दिक्कत होती है। फिर वस्कुलर लीजन्स में क्या हो रहा है, वो वहां पर भी यही रीजन है कि वो डिपोजिशन होने के कारण, हाइलैंड डिपोजिशन के कारण, वो जो आर्टीरियोल्स है, अफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल्स, उनकी हार्डनिंग हो रही है। तीसरा आ जाओ, डायबिटिक पाइलोनेफ्राइटिस और नेक्रोटाइजिंग रीनल पेपिलाइटिस। तो पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, सबसे पहले ध्यान रखो, पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज, ठीक है। पाइलो मतलब होता है पस,
पस कहाँ से आएगा? बैक्टीरिया के, डेड बैक्टीरिया को पस बोलते हैं। नेफ्राइटिस मतलब, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, नेफ्रम मतलब किडनीज। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज होगा। क्यों होगा? जब आप समझ लो कि किडनी के अंदर से हाइपरग्लाइसेमिया की स्टेट है, क्रॉनिक हाइपरग्लाइसेमिया है, चाशनी फ्लो हो रही है ब्लड के अंदर, तो अगर और आपने दवाइयां तो खाई नहीं है, अब बोलोगे कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें डायबिटीज दवाई ववाई क्यों खाना है, तो चाशनी अगर फ्लो हो रही है तो धीरे धीरे जो किडनी के अंदर यहाँ से आपका यूरेटर और यहाँ से सीधे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में यहाँ पे कमेंसल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कमेंसल बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो वो उन्होंने पता चलेगा कि पूरे ट्रैक्ट में मस्त सी शुगर 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 मॉलिक्यूल्स डिपॉजिटेड है, फट से वो यहाँ से अंदर जाएंगे और इन्फेक्शन करवा देंगे। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था, दूसरा क्या पढ़ा था? पेपिलाइटिस। पेपिलाइटिस क्या होता है? पेपिला का इन्फ्लेमेशन। पेपिला क्या होता है? तो ये देखो रीनल पेपिला यहाँ पे दिख रहा है। ये जो पेपिला होता है ना, ये वाली जो जगह होती है, येलो कलर से आपको दिखाते हैं, ये वाली जो पेपिला होता है, ये इसे पेपिला बोलते हैं। किडनी के अंदर ये जो है ना, ये जो डिप्रेशन है, इसको पेपिला बोलते हैं। इसमें दिक्कत होने लगेगी, रीनल पेपिलाइटिस होने लगेगा और नेक्रोसिस होने लगेगा, जिसके कारण से पैथोलॉजी स्टार्ट होगी। ठीक है, अब उसके बाद ट्यूबुलर लीजन्स होते हैं और आर्मानी एप्स्टीन लीजन होते हैं। आर्मानी एप्स्टीन लीजन क्या होता है? ग्लाइकोजन डिपोजिशन हो जाता है। जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं किडनी के अंदर, उनमें ग्लाइकोजन डिपोजिशन हो जाएगा वैक्यूल्स के फॉर्म में। ठीक है, फोटो है मेरे पास। तो ये समझ में आया, पेपिलाइटिस का बता दिया। यहाँ पे किडनी डायबिटिक नेफ्रोपैथी में जो किडनी है वो इस तरह की कुछ होने लगेगी, श्रिंक होने लगेगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम होती जा रही है उसमें। ये जो है ना, ये जो आप ये देख रहे हो, ये जो ग्लाइकोजन डिपोजिशन हो रहा है वैक्यूल्स के फॉर्म में, ग्लाइकोजन डिपोजिशन मिल रहा है। ठीक है, तो इसको जो हमने लीजन्स की बात करी थी, एरमानी एप्स्टीन लीजन्स, ये इनको बोलते हैं। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। डायबिटिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी क्या है? अफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। सॉरी, पूरे नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करेगा। सिमेट्रिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है इसमें। सिमेट्रिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी मैंने बताया, जो हार्ट अटैक आएगा तो साइलेंट हार्ट अटैक होता है, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कारण। बेसिक पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे? सेगमेंटल डीमाइलिनेशन। सेगमेंटल डीमाइलिनेशन होगा, धीरे धीरे ये जो कवरिंग होती है ब्लड वेजल से, ये निकलने लगेगी। ठीक है, सेगमेंटेड के फॉर्म में ये होगा। उसके बाद श्वान सेल इंजरी होगी। श्वान सेल्स, इन्हीं को जो आपका जो ये है, इसके अंदर ही तो ऐसे श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो कवरिंग बनाते हैं, वहां पे इंजरी होने लगेगी। और उसके बाद एक्सोनल डैमेज होगा, सेगमेंटल डीमाइलिनेशन होगा, माइलिन शीथ ऊपर से हटेगी, फिर श्वान सेल इंजरी होगी और फिर एक्सोनल डैमेज होने लगेगा, डायरेक्ट इनका डैमेज होने लगेगा। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना, ये पूरा एक सीक्वेंस में बताया। पैथोजेनेसिस क्या है? हमने बताया था, सॉर्बिटोल और फ्रक्टोज एक्यूमुलेट होंगे, जिनके कारण वो मायोइनोसिटोल जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा, उसके साथ एक कोई भी कंपाउंड बना लेंगे, जिसके कारण उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो लीडिंग टू द डेफिशिएंसी ऑफ मायो इन ऑसिटॉल। स्पेलिंग याद करने का यही तरीका होता है, अलग अलग डिवाइड कर लो तो काफी आसान से आप याद कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़े, इतना ही है इसमें, इतना ही याद करना है। पैथोजेनेसिस क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ सॉर्बिटोल एंड फ्रक्टोज एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया लीडिंग टू अ डेफिशिएंसी ऑफ मायोसिन। ठीक है, आगे बढ़े। न्यूरोपैथी हमने बताया, जो अच्छा खासा हेल्दी नर्व सेल होगा वो न्यूरोपैथी के कारण एकदम से अनहेल्दी बन जाएगा, इंजरी हो जाएगी, डैमेज्ड माइलिन शीथ पाथवे, डजंट वर्क, लॉस ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, और डजंट वर्क मतलब डजंट काम नहीं करेंगे, जिसके कारण लॉस ऑफ फीलिंग्स होगी। समझ में आया? आगे बढ़े। अब इसी के कारण जब इंजरी होती है ना, तो उसको पता भी नहीं चलता कि इंजरी हो गई है, और वो ध्यान नहीं देता है और वो घाव बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो वो डायबिटिक फुट का पैथोजेनेसिस के लिए ये न्यूरोपैथी प्लस एथेरोस्क्लेरोसिस, ये दोनों कन्वर्ट होकर डायबिटिक फुट करवाते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी पर आ जाते हैं। अब आँख की दिक्कत हो गई, ये भी माइक्रोवेस्कुलर चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें ब्लाइंडनेस, लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस होता है, ब्लाइंडनेस सबसे ज्यादा इससे होती है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ लीजन्स इन्वॉल्विंग, टू टाइप्स ऑफ लीजन्स होते हैं रेटिनल वेजल्स में, एक तो बैकग्राउंड के अंदर और एक प्लोरिफरेटिव। बैकग्राउंड मतलब, प्लोरिफरेटिव मतलब ब्लड वेजल से रिलेटेड है, और रेटिनोपैथी भी रेटिनल वेजल्स जो होती है ना, उससे ही रिलेटेड है। ब्लड वेजल्स आएंगे तो उनका प्लोरिफलेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, थोड़ा सा समझेंगे हम। ठीक है, अभी एक डायग्राम देखना, उसमें बताऊंगा मैं। बिसाइड्स रेटिनोपैथी, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा।
ये भी होता है यहाँ पे, ठीक है। ग्लूकोमा का मतलब होता है कि जो प्रेशर होता है, इंट्राओक्युलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। कैटरेक्ट के अंदर क्या होगा, कैटरेक्ट के अंदर सॉर्बिटॉल का डिपोजिशन होगा एक तो, ठीक है, सॉर्बिटॉल फ्रक्टोज का डिपोजिशन। दूसरा हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स, उनका जो है वो ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगा। ये दो मैकेनिज्म यहाँ पे काम करते हैं। और इससे कैटरेक्ट कौन सा होता है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ऐसा दिख रहा है कि आपने कहीं पर एक ब्लैक कलर का कांच है और वहां पे अपने जो बर्फ होती है, उसको आपने ऐसे फट से डाल दिया हो, तो इसको क्या बोलते हैं, स्नोफ्लैक कैटरेक्ट बोलते हैं। ये याद करना है, स्नोफ्लैक कैटरेक्ट हमें कहाँ मिलेगा, डायबिटीज में मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। डायबिटिक रेटिनोपैथी होगा। अब हमने बताया जो ब्लड वेजल्स रहेंगी वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, वो तो सब जगह हो रहा है, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। तो ब्लड वेजल्स जो हैं, जो ब्लड सप्लाई है वो कम होगी, ब्लड सप्लाई कम होगी, प्लस हाइपरग्लाइसेमिया है ही, इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगा। तो बाकी सेल्स जो हैं आपके लिम्फोसाइट्स और ये लोग आएंगे तो ये डैमेज करवाएंगे, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस से ही हीमरेजेस होने लगेंगे, ब्लड वेसल का डैमेज होगा, ये डायरेक्ट भी ब्लड वेसल डैमेज करवा देता है, ठीक है, हीमरोजेस होगा इसके कारण। जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ वेजल्स होंगी। हम चाहेंगे कि जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो, लेकिन हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो जो रेटिनल ब्लड वेजल्स हैं वहां पे एंजियोजेनेसिस होगा। एंजियोजेनेसिस के कारण वो अपना नया कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होंगे और वो एंजियोजेनेसिस बनवाएंगे, मतलब नई ब्लड वेजल्स बनाएंगे, तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्लड वेजल्स होने लगेंगी, ठीक है। एन्यूरिज्म होगा क्योंकि वीकनिंग हो गया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, धीरे धीरे ब्लॉकेज हो गया, तो ये वाला हिस्सा डायलेट होने लगेगा प्रेशर, ठीक है। और फिर कोलेट्रल्स बनेंगे, मतलब अब यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया तो यहाँ वो दूसरा ब्लड वेसल्स बनाना चाहेगा। तो इन सब चीजों के कारण कुछ बड़े प्यारी प्यारी चीजें, कॉटन वॉल स्पॉट्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, हार्ड एक्सुडेट्स चीजें मिलेंगी हमें, हीमरेजेस मिलेंगे। तो ये एक साइंस होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के, आगे आप लोग पढ़ोगे, ऑप्थेल में थोड़ा डिटेल में जाना, अभी कुछ नहीं, समझो कि भाई ब्लड वेसल्स की कमी हो गई जिसके कारण से एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स होंगी, जिसके कारण से रेटिना में, अब रेटिना एक ऐसा है कि हमें पर्दा टाइप है ना, आंख का पर्दा हम बोलते हैं, सारी जो विजुअलाइजेशन है, अब यहाँ पे जब एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स आने लगेंगी, ये तमाम तरह की चीजें होने लगेंगी। एक्सुडेट्स क्या है, हार्ड एक्सुडेट्स, जब यहाँ पे ब्लॉकेज होगा तो यहाँ से जो ब्लड है और एक्सुडेट निकलना स्टार्ट हो, ट्रांजिशन होने लगेगा, जो ब्लड वेसल्स है इन्फ्लेमेशन के कारण रिलीज होने लगेगा, जो सीरम है वो बाहर आने लगेगा, ठीक है, ब्लड वेसल से एक्सुडेट होने लगेगा, ट्रांसुडेट होकर के बाहर आने लगेगा, समझ गए। तो ये सब चीजों के कारण ये रेटिनोपैथी, अल्टीमेटली डायबिटिक रेटिनोपैथी, पूरा पैथोजेनेसिस उसकी बनती है। अगला जो है वो इन्फेक्शन से छठवें कॉम्प्लिकेशन पर आ गए हैं। जब वो ये मैंने बोला ना, ब्लड के अंदर जब हाइपरग्लाइसेमिया के कारण से, हाइपरग्लाइसेमिया के कारण से ब्लड जो है वो प्रोन हो गया है इन्फेक्शंस के, क्योंकि पूरे ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है और बैक्टीरियाज को ग्लूकोज पसंद होता है, वो उसकी तरफ ही अटैच होता है। तो यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का जो चांस है वो बढ़ जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस का चांस और भी होगा, जैसे कि इम्पेयर्ड ल्यूकोसाइड इन्फेक्शन, मतलब सेलुलर इम्यूनिटी, ये दो मेन रीजन है ट्यूबरकुलोसिस के। निमोनियाज हो गया, ये भी इम्यूनिटी कम होगी तो एक्टिवेट हो जाएंगे सेल्स के अंदर, ठीक है। लंग्स के अंदर बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट है, ट्यूबरकुलोसिस में भी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो पहले से प्रेजेंट होता है, लेकिन जब इम्यूनिटी कम होती है, डायबिटीज में इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्यों हो रही है, सेल फंक्शन, ल्यूकोसाइट सेल फंक्शन कम हो जा रहा है, रिड्यूस सेलुलर इम्यूनिटी कम हो जा रही है, इसके कारण से वो एक्टिवेट हो जाएगा और डिजीज को मैनिफेस्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद
पाइलोनेफ्राइटिस मैंने बताया, पाइलोनेफ्राइटिस क्यों होगा? हाइपरग्लाइसेमिया के कारण से होगा। ओटाइटिस मीडिया हाइपरग्लाइसेमिया के कारण से होगा। बार-बार ईयर का इन्फेक्शंस होगी। कार्बनकल्स बनेंगे। कार्बनकल्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना? जो सर्जरी में आप लोग पढ़ोगे। ये डायबिटिक का एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है डायबिटीज़ के अंदर, पेशेंट्स में होता है क्योंकि ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा है ना, तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने लगेगा। फिर डायबिटिक अल्सर्स बनने लगेंगे, मैंने बताया था वो डायबिटिक फुट होने लगेगा, उसका रीजन है। फिर ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज इम्पेयर्ड ल्यूकोसाइट फंक्शन, है ना, डब्ल्यूबीसीज अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, रिड्यूस्ड सेलुलर इम्यूनिटी खराब हो रही है, पुअर ब्लड सप्लाई ड्यू टू वस्कुलर एनवायरनमेंट। अब अगर इंजरी हो भी गई है तो हीलिंग नहीं है अच्छे से हो पा रही है, ठीक है। और हाइपरग्लाइसीमिया तो है ही कि हाइपरग्लाइसीमिया के कारण जो है वो जो बैक्टीरिया है उनको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी और फाइनली ये वाला जो चैप्टर है हमारा डायबिटीज का वो कंप्लीट हुआ। सारी चीजें हमने कंप्लीट करी हैं, है ना। अच्छे से पढ़ना। नोट्स इस वीडियो में हम आपको दे देंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा एक और फटाफट एक रिवीजन कर लें डायग्राम की मदद से क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले माइक्रो एंजियोपैथी बनी तो स्ट्रोक का चांसेस बढ़ेगा, सेरेब्रल वस्कुलर इंफार्क्ट हो गया, हीमरेज होने लगेंगे, ठीक है। तो सीएनएस ब्रेन का दिक्कत हो गई। रेटिनोपैथी होगा, कैटरेक्ट होगा, स्नोफ्लेक कैटरेक्ट होगा, ध्यान रखना ग्लोकोमा होगा, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाएगा। इधर पे हार्ट में आ जाओ तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, ब्लड वेजल्स के अंदर हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस बताया, धीरे धीरे हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स होगी, बड़े बड़े ब्लड वेजल्स जो होते हैं उसमें। बीटा पैनक्रियास के कैंसर, आइलेट सेल लॉस होगा, इंसुलिनाइटिस टाइप 1 के अंदर होता है, और टाइप 2 में एमिलोइडोसिस। एमिलोइडोसिस मतलब डिपोजिशन, वही उसका डिपोजिशन होने लगेगा। नेफ्रोस्क्लेरोसिस क्या होगा? नेफ्रो हार्डनिंग ऑफ द किडनी होने लगेगी, ग्लोमेरुलर होगा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगा, पाइलोनेफ्राइटिस होगा। इन सब की पैथोजेनेसिस पता चल गई ना। ग्लाइकोसाइलेशन के कारण, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन के कारण ये सारी चीजें होंगी। बड़े बड़े अक्षरों में पेपर में लिख देना, ये फंक्शंस होंगे ड्यू टू कैपिटल लेटर्स में प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन। खुश हो जाएगा टीचर। फिर पेरिफेरल वस्कुलर एथेरोस्क्लेरोसिस होगा जिसके कारण गैंग्रीन होगा, इन्फेक्शंस होंगे, नॉन हीलिंग इन्फेक्शंस होंगे, हील ही नहीं हो पाएंगे। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हमने बताया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी ऑटोजेनिक न्यूरोपैथी होगा। धीरे धीरे क्या होगा? अल्टीमेटली जो ब्लैडर है वो भी अब धीरे धीरे ओल्ड एज जैसे जैसे होती जाएगी, न्यूरोपैथी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो ब्लैडर है वो कब भर गया है कब नहीं भरा है, तो कंटिन्यूस होने लगेगा और भी दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, है ना, और मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।